नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल रैंकर्स जूम पे स्वागत है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। उसका हम लोगों ने पहला क्लास देख लिया था और यह दूसरा उसी क्रम में इसका दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग भारत के संविधान का जो विकास है वो कैसे हुआ, क्या क्या करना पड़ा तब जाके देश आज़ाद हुआ, उससे पहले का जो ये एक टाइम पीरियड है आज़ादी से पहले का, उसके बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और यह जो वीडियो है सभी महत्वपूर्ण जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि पहला भारत का संवैधानिक विकास। तो इसमें भारतीय संविधान की उत्पत्ति एवं विकास की जड़ें ब्रिटिश काल के दौरान ही भारतीय इतिहास में समाहित है। भारत के संवैधानिक विकास को समझने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान संवैधानिक प्रयोग, जो कि 1773 से 1853 के बीच रहा। वहीं दूसरा जो है ब्रिटिश क्राउन के तहत संवैधानिक प्रयोग, जो कि 1858 से 1947 के बीच रहा, जिसमें हम एक एक करके दोनों पार्ट को इसमें कवर करेंगे। तो पहला इसमें है कि संवैधानिक विकास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, जो 1773 से 1853 के बीच रहा। तो 1773 से 1853 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को विनियमित करने और उन्हें भारत पर शासन करने में मदद करने के लिए 6 प्रमुख कानून बनाए गए थे। इन 6 अधिनियमों का विवरण इस प्रकार है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो संवैधानिक विकास था उसी क्रम में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम काज करने का जो तरीका था उसमें मदद करने के लिए जो शासन किया गया था भारत पे, उसमें 6 प्रमुख कानून कौन कौन से थे, जो कि यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो इसमें पहला है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और साथ ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इससे पहला काम किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर होता था उसके पद नाम को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है और साथ ही जो कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। आगे हम इसमें देखेंगे। तो आगे है कि दूसरा इसमें अधिनियम 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। जो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट है, इसमें क्या क्या इसमें सुधार किया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान था, इसके बारे में देखेंगे। तो 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट था, इस अधिनियम में कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पहली बार भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश संप्रभुता का क्षेत्र कहा गया तथा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य देखा गया कि कंपनी के जो राजनीतिक और जो वाणिज्यिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया और जो भारत में पहली बार जो कंपनी था उसके अधीन जो था ब्रिटिश संप्रभुता के क्षेत्र में लाया गया। ये इसमें महत्वपूर्ण कार्य थे। आगे हम बढ़ते हैं, अगला इसमें देखेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम। तो इसमें इस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो जो 1793 का जो चार्टर अधिनियम था या चार्टर एक्ट था, उस एक्ट के अनुसार या भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिकार ब्रिटिश इंडिया के व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष तक बढ़ा दिया जाता है। आगे यहाँ पर हम देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें इसके अनुसार जो
लाया गया भारत में, कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। और इस चार्टर के माध्यम से ही पहली बार ईसाई मिशनरी, ईसाई जो शरणार्थी या मिशनरी जो थे वो भारत में आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है पांचवा 1833 का चार्टर अधिनियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह अधिनियम है। तो इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके अनुसार जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और अंग्रेज़ों को बिना लाइसेंस के भारत में यात्रा करने, बसने या व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। साथ ही इस अधिनियम में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया, जो कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें देखेंगे। अगला है 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें जो था विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया और कानून बनाने के लिए 12 सदस्यों वाली विधान परिषद की स्थापना की गई। बंगाल में प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए। अब हम यहाँ पे पहला कड़ी देख लिए, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसमें ये 6 एक्ट थे। दूसरा हम लोग यहाँ पे स्टार्ट देखेंगे कि संवैधानिक विकास ब्रिटिश क्राउन के अधीन, जो कि 1858 से 1947 के बीच रहा। तो पहला है इसमें भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किए जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। अब यहाँ से भारत में जो है शासन वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा। इसके आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोड समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय करते हुए उसे भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया और लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिए गए और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत का राज सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद प्रदान किया गया। तो इस एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में राज्य सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा लाया गया, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1858। इसको याद रखिएगा। आगे है इसमें भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। आगे हम इसमें देखेंगे। अगला इसमें जो अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। उनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियाँ विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। आगे इसमें हम देखेंगे कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव
को विधान परिषद में मनोनीत किया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1800 विधान परिषद में 3 सदस्यों का मनोनयन जो कि 3 भारतीयों को किया गया, वे कौन कौन थे? तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और एक सर दिनकर राव थे। आगे हम इसमें देखेंगे बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866, पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार सविभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए। तो जो पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव कराने का जो किया गया वह 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, जिसके तहत किया गया। इसको याद रखिएगा। विधान परिषद को अधिकतम शक्ति दी गई, उन्हें बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया था और वे कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पेश किया गया। आगे इसमें हम देखेंगे तो आगे है भारत परिषद अधिनियम 1909, जो कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक अधिनियम है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत में जो वायसराय कहिए या गवर्नर जनरल कहिए, वे मार्ले थे और मिंटो वहाँ पे एक भारत में राज्य सचिव के पद पे थे। तो इसी के उन्हीं के टाइम पीरियड का यह एक अधिनियम था, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और पहली बार विधान परिषदों में प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए, तो ये 1909 के ही अधिनियम से किए गए और 1892 के अधिनियम से पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव किए गए और 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव किए गए। केंद्रीय विधान परिषद का नाम बदलकर इंपीरियल विधान परिषद कर दिया गया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1909। आगे हम इसमें बढ़ते हैं। आगे इसमें हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 के ही बारे में। अलग निर्वाचन क्षेत्र देकर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू की गई। यहाँ पे जो 1909 का जो अधिनियम था यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसमें जो था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू की गई और इसके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देकर एक ये बनाया गया। और यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें सीटें केवल मुसलमानों के लिए आरक्षित थी और केवल मुसलमानों को ही मतदान करना था। तो ये एक समझिए तो भारतीय इतिहास कहिए या राज्य व्यवस्था की उसमें यह सबसे बड़ी आपका क्या कहा जाता है सांप्रदायिक एक प्रणाली था, इसको मान लीजिए। और इस अधिनियम में जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार भारतीयों को वायसराय के कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले कानून सदस्य बनाए गए। गांधी जी ने इस एक्ट को सर्वनाश करने वाला एक्ट कहा गया। जो महात्मा गांधी थे उनके द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में कहा गया कि यह सर्वनाश करने वाला एक अधिनियम है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919।
20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की कि उसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार स्थापित करना है। जो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी वह 20 अगस्त 1917 को पहली बार घोषणा करती है कि भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की नींव रखना है। और इसी क्रम में भारत सरकार अधिनियम को एक और नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। जो यहाँ पे मॉन्टेग्यू यहाँ पे क्या थे, तो राज सचिव थे, और चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय। इसीलिए इसे और इन्हीं के समय में यह लाया गया था। इस अधिनियम में पहली बार जो था द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। द्विसदनीय व्यवस्था जो है इन्हीं के शासनकाल और इसी एक्ट के अधिनियम में व्यवस्था लागू की गई और प्रांतीय और केंद्रीय विषयों को अलग कर दिया गया। प्रांतीय विषयों में द्वैत शासन की एक योजना शुरू की गई। इसे आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। हस्तांतरित सूची में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्थानीय सरकार की देखरेख शामिल थी। और यहाँ पे हस्तांतरित सूची प्रांतीय परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सरकार को दी गई थी और आरक्षित सूची में संचार, विदेशी मामले, रक्षा शामिल थे और यह हस्तांतरित सूची वायसराय के नियंत्रण में थी। पहला जो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे है इसमें कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय थे। अधिनियम ने पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान किए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को ईसाई, एंग्लो इंडियन, सिखों तक बढ़ाया गया। संपत्ति कर, माध्यमिक शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम से 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और यह जो अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1919। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें देखते हैं तो पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग करते हुए राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने सरकार के कामकाज को देखने के लिए 10 साल के अंत में एक वैधानिक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। ब्रिटिश सरकार ने 8 नवंबर 1927 में भारत परिषद अधिनियम का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन करने की घोषणा की। इसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए इसे श्वेत आयोग भी कहा गया। 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और इनके अन्य 6 यानी सर जॉन साइमन थे पहले, इसके अध्यक्ष थे और अन्य 6 सदस्य थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड वार्न, एडविन के डगन, वर्जन हार्मसाज, CR एटली, GR लैंडफॉक्स और M अर्ल कोना। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है इसमें कि भारत सचिव लॉर्ड वर्कनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकार्य संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दिया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय नेहरू समिति का गठन किया। नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी जो प्रमुख सिफारिशें थी, पहला था कि औपनिवेशिक स्वराज, दूसरा था केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, तीसरा था प्रांतीय स्वतंत्रता, चौथा था सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, पांचवा था देशी रियासतों को
केंद्र के अधीन लाया जाना। छठा था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति। और सातवां था इसमें मौलिक अधिकार। आगे हम इसमें देखेंगे, अगला अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इससे बार बार हर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत जो है वह 1935 का अधिनियम है। यह ब्रिटिश भारत द्वारा पेश किया गया अंतिम संवैधानिक उपाय था। यह कई गोलमेज सम्मेलनों, साइमन कमीशन की रिपोर्ट का परिणाम था। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुधारा और 10 अनुसूचियाँ थी, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और इस संवैधानिक अधिनियम में भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। संघ की दो इकाइयाँ थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देसी रियासतें। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया। राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत जो था कि संघ को दो भाग में बांटा गया। पहला था ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरा था देसी रियासतें। और इसी अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का भी बंटवारा किया गया और राज्य में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। पीछे हम लोगों ने देखा भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्वैध शासन हटाकर यहाँ पे क्या था, राज्य में द्वैध शासन लगाया गया था भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत। तो उसी को यहाँ पे हटाकर 1935 के अधिनियम में उसे केंद्र में लगाया गया। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 अनुसूचियाँ, संघीय सूची यानी संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। तो एक PSSC CGL 3 के जो एग्ज़ाम था उसमें यह प्रश्न हूबहू पूछा गया था। आगे हम यहाँ पे देखेंगे, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम में 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसी प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया। 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसने मताधिकार का विस्तार किया जिससे लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अधिनियम के निर्देशानुसार देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसीलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 का अधिकांश भाग, मोस्टली सभी जो उसका भाग था उसको भारतीय संविधान में समाहित कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे क्रिप्स मिशन 1942। सर स्टीफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन एकल प्रतिनिधि भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता
वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे, परंतु यह वार्ता असफल रही। गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का चेक कहा था। अगला है कैबिनेट मिशन 1946। ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 कैबिनेट सदस्यों लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे, इनको भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। और इसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखेंगे हम कैबिनेट मिशन के बारे में कि 16 मई 1946 को मिशन ने संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के 389 सदस्यों यानी इसमें से 292 सीट ब्रिटिश प्रांत और 93 सीटें देसी रियासतें की संख्या थी। और बाद में भारत के विभाजन के कारण कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया। इससे सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई। सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट आवंटित की गई थी। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया। 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को प्रथम अंतरिम सरकार के गठन का निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। आगे इसमें हम देखेंगे संविधान सभा की पहली जो बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक होती है और इसमें अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके जो उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं एच.सी. मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी को बनाया जाता है और सर बी.एन. राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड वेवेल थे, जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के अलावा कुल 13 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। यह जो प्रश्न है, यह स्टेटमेंट यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही, जिसके उपरांत 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने मंजूरी दे दी, जिसके उपरांत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। आगे देखते हैं इसमें जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है इसके बारे में। तो 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर इसे स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। इसमें 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतें पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की जाएगी। इस अधिनियम में वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। इस कानून में ब्रिटेन के भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में
राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इसके भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। इस अधिनियम ने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। आगे देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत नामक 2 डोमिनियन राज्यों का गठन किया गया और 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, जब तक कि भारत का संविधान लागू नहीं हो गया, भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य का रहा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो भी वन लाइनर या ऑप्शन बेस्ड MCQ बेस्ड जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।